वेलकम बच्चों। आइए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चों, इस चैप्टर में भी हम लोगों को जर्नल एंट्री करनी है। आप लोगों ने अभी जर्नल एंट्री सीखा है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको फिर से एक बार जर्नल एंट्री करने का मौका मिले और आप उसमें अच्छे से सीख सकें। देखो बच्चों, जब भी कभी हम लोग उधार यानी क्रेडिट सेल करते हैं तभी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात आती है। ठीक है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग अगर पार्टी की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टियां होती है बच्चे? देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज में कुल मिलाकर के बच्चों 3 पार्टियां होती हैं। ठीक है, पहले का नाम होता है ड्रावर, दूसरे का नाम होता है ड्रावी और तीसरे का नाम होता है बेटा पेई। यानी एक पार्टी क्या हो बेटा? ड्रावर, दूसरा ड्रावी और तीसरा पेई। बस यही 3 पार्टी होते हैं इस चैप्टर में, आपको यही समझना होगा। ड्रावर मतलब क्या होता है? जो बिल ड्रॉ करता है। जो बिल ड्रॉ कौन करता है? जो माल सेल करता है। यानी कि सर इसको हम लोग सेलर भी कह सकते हैं। हाँ बच्चों, इसको हम लोग सेलर भी कह सकते हैं। और ड्रॉवी का क्या मतलब होता है? ड्रॉवी मतलब होता है बेटा जो माल परचेज करता है उसका नाम होता है भाई परचेजर। इसका मतलब इसको हम लोग परचेजर भी कह सकते हैं। हाँ सर, इसको हम लोग परचेजर भी कह सकते हैं। ये ड्रावर सेलर हुआ और ड्रॉवी परचेजर हुआ। ये बिल ड्रॉ करता है और ये माल परचेज करता है। पेई मतलब क्या हुआ बेटा? पेई मतलब क्या? पैसा देने वाला या पैसा पाने वाला? कौन बताएगा? पेई। देखो बहुत बच्चे सोच रहे हैं, जो या बोल भी रहे हैं पैसा पाने वाला, देने वाला में सर देने वाला होगा। नहीं बेटा, पेई मतलब होता है क्या? अगर हम हिंदी में लिखते हैं इसको, पेई मतलब हु गेट द मनी, हु रिसीव द मनी, हु रिसीव द पेमेंट। मतलब इसको हम कह सकते हैं पेमेंट। हिंदी में अगर बात करें अगर तो पाने वाला। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, पेई मतलब पाने वाला। ठीक है बच्चों, जो पैसा पाता है उसको हम कहते हैं पेई। ठीक है ये 3 पार्टियां हुई यहाँ पर, ड्रावर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉ मतलब सेलर, जिसने माल को सेल किया है। ठीक है ना। और ड्रॉई मतलब परचेजर। सर इस परचेजर को हम लोग एक्सेप्टर भी कहते हैं। ठीक है ना, ये एक्सेप्ट भी करता है, यही साइन भी करता है। अब क्या इसका प्रोसीजर होता है, आइए हम आपको आगे बताते हैं। सपोज करो कि ए ने क्या किया कि बी को इसने गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, उधार। ठीक है, भाई उधार माल बेचा है, पैसा बोला सर 2 महीने बाद देंगे। तो अब बताओ ये बिल बनेगा। सपोज करो इन्होंने माल बेचा है 10,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 का माल इसने सेल कर दिया। अब गुड्स सोल्ड 10,000 रुपए का इसने माल, ₹10,000 का माल सेल कर दिया। ठीक, अब ये बताओ कि बिल कौन बनाएगा? बिल ए बनाएगा या बिल बी बनाएगा? बिल ड्रॉ कौन करेगा? तुम लोग बताओ बच्चों। तुम लोग किसी शॉप पर जब माल परचेज करने जाते हो या कोई सामान परचेज करने जाते हो तो बिल कौन बनाता है? वो दुकानदार बिल बनाता है या तुम बिल बनाते हो? सर बिल तो दुकानदार बनाता है। यानी कि जो माल बेचता है, जो माल सेल करता है, बिल भी वही ड्रॉ करता है। इसीलिए उसको हम लोग ड्रावर कहते हैं। इसलिए यहाँ बेटा ए क्या करेगा? बिल ड्रॉ करेगा। किसके नाम का? किसके ऊपर बनाएगा? बी के ऊपर। ये क्या करेगा? एक बिल ड्रॉ कर देगा। किसके नाम पर? बी के नाम बिल ड्रॉ कर देगा। फॉर अगर जितना होगा, अगर कहेंगे 1 मंथ 2 मंथ, मान लिया इन्होंने क्या किया 1 मंथ का बिल ड्रॉ कर दिया इनके ऊपर। अब ये बिल जो होगा ये 1 महीने तक रखेंगे, बाद पेमेंट होगा। लेकिन ये बिल इनको मिलेगा नहीं। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया लेकिन बिल बी को देगा नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने पेमेंट तो किया नहीं है। अगर
फुल पेमेंट कर देते तो बिल मिलता। ये क्या करेगा, बिल इनको बना कर देगा और ये क्या करेंगे, ये जो परचेजर है यानी ए हमारा सेलर हो गया और बी हमारा क्या है, परचेजर हो गया। ये क्या करेगा, इस बिल पर अपना साइन करके इनको वापस कर देगा, यानी इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट। यानी बी क्या कर रहा है, अपने बिल पर एक्सेप्ट यानी साइन किया और साइन करके वापस कर दिया। फिर से एक बार बताया बेटा, ए ने बी को गुड सोल्ड किया 10,000 रुपए का, फिर ए ने बिल ड्रॉ किया, ए के नाम बी के नाम पर बिल बनाया 10,000 रुपए का 1 महीने के लिए, और बी से कहा भाई तुम इस पर साइन कर दो, साइन करके हमको वापस कर दो, ये बिल को हम रखे रहेंगे और 1 महीने के बाद जब 1 महीना बीतेगा, ठीक है ना, तो हम यही बिल को लेकर के फिर क्या पहुंचेंगे, इस ड्रावर इस बी के पास पहुंचेंगे। ड्रावर ड्रावी के पास जाएगा, बोलेगा सर सर क्या हो गई है, अब आपकी बिल की मैच्योरिटी हो गई है, 1 महीना हो गया, आप पेमेंट कर दीजिए। तो बी क्या करेगा, इससे बिल लेगा, अपना साइन देखेगा और पेमेंट कर देगा, पे कर देगा, पेड, बिल क्या हो जाएगा हमारा, पेमेंट हो जाएगा, बिल पेड हो गया। ठीक है बेटा। अब सर रही बात ये, सर बी साइन क्यों करता है ये बताइए आप। एक बात बताओ बच्चा, अगर बी से साइन ना कराया जाए, ऐसा ये माल दे दिया जाए और 1 महीने के बाद अब ए अगर जाएगा पैसा मांगने, मे भी ऐसा हो सकता है कि बी कहे कब, कौन सा माल, हमने कब परचेज किया था, हमने नहीं लिया था। अगर बी डिनाई कर दे, देखा क्या सबूत तुम्हारे पास कि मैंने माल परचेज तुमसे किया था, क्या सबूत है कि मैंने पैसा नहीं दिया था, मैं दे दिया था। अब ए बेचारा क्या करेगा उस टाइम, इसके पास कोई प्रूफ तो रहेगा नहीं। इसीलिए आने वाले समय में आफ्टर 1 मंथ एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी बी क्या हो जाए, कुछ चीटिंग ना कर सके या कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, इसलिए इसी वक्त माल सेल करते वक्त 1 महीने का ही क्या हुआ लिखा उस पर और टाइम के साथ बी उससे साइन करवाया गया, तभी साइन कर लो भाई, ताकि हम इस बिल को ए क्या करेगा, अपने पास रखा रहेगा और जब समय पूरा होगा तो ए कहाँ पहुंचेगा, ए बी के पास पहुंचेगा और अपना बिल दिखाएगा। देखो अब बी भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें उसका डेट पड़ा होगा, उसमें उसका साइन पड़ा होगा और लिखा भी होगा 1 मंथ आफ्टर आई विल पे, इसका मतलब अब इसको पेमेंट करना पड़ेगा, ये पेमेंट कर देगा। बस बेटा बात यहीं पर खत्म हो गई। यानी इस चैप्टर में आपको यही लगभग करना है, कुछ चीजें और आएंगी लेकिन स्टार्टिंग में अभी हमको इतना बताना था, आपको यही करना था। एक बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं आप, तो सर एक बार फिर से रिपीट हम कर देते हैं आपके लिए। यानी हमें क्या कहा था बेटा, ए ने क्या किया था बाबू, ए ने क्या किया था, बी को माल सोल्ड किया, सेल किया था, सोल्ड। फिर ए ने वापस क्या किया, ए के बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने क्या किया, इसको साइन किया और साइन करके एक्सेप्ट करना मतलब साइन करना, उसके ऊपर लौटा दिया ए को। 1 महीना जब बीता, वापस ये कहाँ पहुंचे, ये बी के पास पहुंचे, वो बिल लेकर के मैच्योरिटी पर और बिल का पेमेंट हो गया। यानी कि उधार गुड सोल्ड करने पर ये सिलसिला चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुम इसमें जरा पहचानो इसमें ड्रावर कौन है और ड्रावी कौन है। सर ए गुड सोल्ड किया था, अभी आपने बताया था सर, देखिए पीछे आइए, जस्ट अभी आपने बताया था कि जो सेलर होता है वो ड्रावर होता है और जो परचेज होता है वो ड्रावी होता है और पैसा पाने वाला यही होता है। अब आइए आपको इसके बारे में एक चीज और हम बताएं आगे। यहाँ पर जरा यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आप देखिए कि ए जो था सर, ए क्या होगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं सर ए तो क्या है हमारा ड्रावर है, बन गया, ठीक है ना, इसने बिल ड्रॉ किया, ए ड्रावर बन गया। बी क्या होगा सर, बी गुड्स परचेज किया है, इसलिए बी को हम क्या कह देंगे सर, बी हमारा ड्रावी बन गया। ठीक है, ड्रावर और ड्रावी का नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, लेकिन सर आपने कहा 3 पार्टी, तो यहाँ पे ही कहाँ गया, बताओ पे ही कहाँ गया, पैसा तो क्यों लिया है सर, ए आप वापस आया था और पैसा ले लिया, इसका मतलब ए पेई भी बन गया, पैसा ए पा गया, इसका मतलब पैसा पाने वाला यहाँ पर ए था, तो ए ही क्या बना था यहाँ पर, पेई बन गया था। इसका मतलब एक सवाल बनता है यहाँ पर, क्या बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ड्रावर पेई हो सकता है, या ऐसे पूछेगा क्या ड्रावर और क्या ड्रावर और पेई दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ, ड्रावर और पेई दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि ड्रावर ए ने ही क्या किया था, बिल ड्रॉ किया था, तो ड्रावर बन गया और यही पैसा लेने गया, किसी को पैसा भी मिल गया, यही पेई बन गया। इसका मतलब ए ड्रावर भी है और ए पेई का भी रोल निभा रहा है, यानी एक ही आदमी ड्रावर और पेई दोनों बन सकता है, हो सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए क्या एक ही आदमी ड्रावी
बी ड्रावी और पेई हो सकता है? तो जवाब होगा नहीं। ठीक है, इसको पे करना ही कहां से, इसको तो पे करना है ना, पैसा पाने वाले को बोलते हैं पेई, यानी कि ड्रावर और पेई एक आदमी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपने जो समझा था यहाँ पर हमसे, फिर आइए जो सेलर होगा उसको ड्रावर बोलेंगे और जो परचेजर होगा उसको हम ड्रावी बोलेंगे और पेई पाने वाला होगा ड्रावर और पेई, यानी कि बेटा ड्रावर और पेई दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। सर जो पैसा जो बिल लिखा है पैसा हमेशा वही लेगा ना, तो वही बनेगा? नहीं बेटा, किसी केसेस में भी आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये बिल ड्राइवर किसी और को भी दे सकता है, कोई और जाके पैसा मांग सकता है। ठीक है, तो उसको वो पेई बन जाएगा, पैसा पाने वाला, किसी और भेजेंगे तो वो पेई बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक के बारे में बात कर ले। हम लोगों को क्या करना होगा, जनरल एंट्री करना होगा, एक यहाँ करना होगा, ये ड्राइवर के यहाँ भी को एंट्री पास करनी होगी और हम लोगों को ड्राइवर के यहाँ भी एंट्री पास करनी होगी। कैसे होगी? बहुत सिंपल सी बात है, आपको अभी मालूम चलने वाला है। चलिए उससे पहले हम आप कुछ बेसिक थ्योरी भी आपको हम दिखा दें और बता दें। ठीक है, चलो तो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर, देखिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज का ये नोट्स हमने कुछ बनवाया था बच्चों को, आप भी देख लीजिए और जिनके पास नहीं होगा इसको हम ये फाइल पीडीएफ फाइल हम उनको व्हाट्सएप कर देंगे या गूगल क्लासरूम में ऐड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है बेटा, फिलहाल अभी हमसे आप समझ लीजिए। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या कहता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सर इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अभी बेटा सब आगे आएगा, इसमें एक्ट भी आप देख लो, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। A bill of exchange is an instrument in writing an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or the order of a certain person or to the bearer of the instrument। बड़ा अच्छा सा डेफिनेशन था जिसमें सारी बातें कवर कर ली गई। अब आइए इसको समझ भी लेते हैं ताकि आपको याद ना करना पड़े। तो कह रहा है बेटा अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग जो लिखित रूप में होता है, जिसमें कि अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, कोई भी कंडीशन कोई भी शर्त नहीं होती है। ये एक ऐसा ऑर्डर है, ऐसा रिटन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि अनकंडीशनल मतलब होता है अगर कहा गया आपसे कि आफ्टर 1 मंथ पेमेंट करना है तो आफ्टर 1 मंथ पेमेंट करना है। अब पेमेंट करते वक्त किसी प्रकार की कोई भी शर्त नहीं रखी जाएगी कि सुबह आना शाम को आना, ये काम करोगे तब पेमेंट करेंगे, ऐसा होगा तब, अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी कंडीशन शर्त नहीं रखी जाएगी, बस आपकी मेच्योरिटी आ गई है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर है और साइन बाय द मेकर, ठीक है ना, डायरेक्टिंग टू पे द सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ऑल द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन टू द बेयर ऑफ द पर्सन, उसको या उसके ऑर्डर पर उसके कहने पर किसी को पेमेंट किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट कहा गया आपका। ठीक है, फिर आइए अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखो बच्चा, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला, अगर फर्स्ट बात करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। सबसे पहली बात, सबसे खास बात, बिल ऑफ एक्सचेंज ओरल नहीं होगा, इसको आपको लिखना होगा। जब भी होगा ये क्या होगा, रिटन कंडीशन में होगा, ये रिटन माना जाएगा, ये लिखित रूप में होना चाहिए, ओरल नहीं। सेकेंड पॉइंट की बात करें बेटा, इट मस्ट सर्टेन ऑन ऑर्डर और नॉट रिक्वेस्ट टू मेक अ पेमेंट। ये मेच्योरिटी आने पर हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएंगे नहीं, पेमेंट कर दो, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, बस मेच्योरिटी आ गया है, नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ ऑर्डर, यू हैव टू पे नाउ। तीसरा है द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। सर देखो बेटा, जैसा डेफिनेशन था उसी को तोड़ तोड़ के क्या बना दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बना दिए गए हैं, वही इसका डेफिनेशन था। अच्छा सर, तो बड़ा आसान हो गया। फोर्थ, द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनिट। अब बिल का अमाउंट मस्ट बी डेफिनिट, यानी बिल कितने का है, 10,000 का है, 20,000 का, 5,000 का, 2,000 का, whatever the amount that should be written and that should be
डेफिनिट, अमाउंट मस्ट बी डेफिनिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आफ्टर वन में आई विल पे यू, अरे आई विल पे यू ठीक है, तो कितना पे यू, खाली आई विल पे यू नहीं, आई विल पे यू 10,000 2,000 whatever the amount, that should be definite. And fifth, the rate of payment must be fixed. Okay, the date of payment must be fixed one, यानी कि इस दिन पेमेंट होना है, ये भी फिक्स होगा। ठीक है, उसमें अभी हम सिखाएंगे आप लोगों को कि डेट कैसे निकाले, मैच्योरिटी डेट कैसे निकाली जाती है, और 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, आइए फिर इट मस्ट बी साइन बाय द एक्सेप्टर, यानी ड्रावी, अभी सिखाया था हमने, अभी बताया हमने आपको डायग्राम में अपने कि जो ड्रावी इस पे क्या करता है, साइन करता है। द अमाउंट मेंशन इन द बिल इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, अमाउंट मेंशन ऑन बिल पेबल आइदर डिमांड या एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड, जब मांगेगा डिमांड करेगा तब, या उसकी मैच्योरिटी आ गई, फिक्स पीरियड आ गई, एक्सपायरी हो गई, पेमेंट करना पड़ेगा। ये सारे इतने छोटे से इसके क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक थे। ठीक है, अब देखो बेटा पार्टी में यहाँ पर आपको भी डायग्राम बनवाया था, यहाँ हमने नोट भी कराया था कि बिल एप्लीकेशन 3 पार्टियां होती हैं, ड्रावर, ड्रावी और पेई। अब बात करते हैं एडवांटेजेस किसके बारे में, एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहला इसका फायदा क्या है बेटा, कि हेल्पफुल है इन द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी उधार माल जो परचेज सेल करते हैं उनके लिए क्या है, हेल्प हो जाता है। चलो भाई उधार माल हो गया और सिक्योरिटी भी हो गई है, या बाद में कोई चीटिंग नहीं होगा, आराम से काम पता चला जाएगा। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज सर्व्स एज ए रिटन एविडेंस ऑफ डेब्ट, ये लिखित रूप में एक सबूत का भी काम करता है, एविडेंस है। इट इज प्रूफ दैट परचेज ऑफ गुड्स एक्सेप्टर ऑफ द बिल owes the amount of written in it, मतलब ये सबूत हो जाएगा जिसने परचेज किया है उसका अमाउंट कितने अमाउंट का ये लिखा रहेगा इसके ऊपर। As such the goods can be sold on credit without difficulty, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं आएगी, बिना परेशानी के आराम से माल सेल होगा, क्योंकि प्रूफ इसका मिल गया है, एविडेंस है। लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि अगर लॉ की बात करें तो लॉ के हिसाब से भी क्या है, एक तरीके से ये लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें लीगल वैल्यू मिलती है। द ड्रावी फेल टू मेक द पेमेंट, इट वुड बी इजियर टू रिकवर द अमाउंट, ठीक है, लीगली इन कंपनसेशन टू ए वर्बल प्रॉमिस, यानी उसमें ओनली कहा होता नहीं, बाद में हमसे ले लेना 1 महीने बाद, और फिर बाद नहीं पेमेंट करेगा तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये रिटन रूप में अगर उसका सिग्नेचर रहेगा, साइन रहेगा, तो हम उसको बाय कोड भी कंपेल कर सकते हैं, बाय कोड उसको नोटिस भेज सकते हैं और पैसा रिकवर कर सकते हैं, कोर्ट हमारा साथ देगा, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है ये। अगला फायदा इसका क्या है, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी मिल जाती है इसमें, यानी कि आप समझो क्या होता है बेटा डिस्काउंट फैसिलिटी, जब पैसा हम लोग को मिल जाता है, नहीं बिल लिखा गया, यानी कि ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया और एक बिल ड्रॉ किया, बी ने साइन करके वापस कर दिया कि आपने 2 मंथ्स बाद पेमेंट होगा, तो अब 2 महीने बिल का वेट करना पड़ता है। तो वेट करने के स्थान पर अगर ड्रावर चाहे तो उस बिल को 2 महीना पहले ही आज ही क्या करे, बैंक में जाएगा, उसको कैश करवा लेगा, डिस्काउंट करवा लेगा, बैंक कुछ कमीशन काट के पैसा दे देगा, और जब मैच्योरिटी आएगी तो बैंक जाके 2 महीने बाद उस ड्रावी से पैसा ले लेगा। यानी कि अगर 2 महीने बाद चाहिए तो वेट कीजिए, 2 महीने पहले ही चाहिए तो आप अपने बैंक से इस बिल को कैश करा लीजिए और कुछ कमीशन बैंक को दे दीजिए, 2 महीना पहले पैसा मिल जाएगा, और 2 महीना बीतने के बाद जब मैच्योरिटी आएगी तब बैंक जाके उससे पैसा ड्रावी से ले लेगा। यानी कि इसको बिल को कैश कराने को बोलते हैं बिल को डिस्काउंट कराना। ठीक है, अब आ रहा है इंडोर्समेंट पॉसिबल, यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, इंडोर्समेंट भी क्या है, पॉसिबल होता है। इंडोर्समेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो हमें किसी को पेमेंट करना है, किसी का बकाया मेरे ऊपर है, कोई पर्सन आया 10,000 रुपया उसका बाकी था, पेमेंट पैसा मांगने आया, अब मेरे पास 10,000 तो है नहीं, मेरे पास तो किसी का दिया हुआ बिल है जिसको लेके जेब में रखे हुए हैं, पॉकेट में वेट कर रहे हैं कि 2 महीना बीतेगा तो पेमेंट होगा। तब से कोई आदमी आ गया जो हमसे पैसा मांग रहा है, तो हम उसको पैसा न दे के ये जो बिल था मेरे हाथ में, उस वही बिल उसको हम दे देते हैं, ये बिल ले लो बेटा, जाओ जाके उसको सहेज दिया, उससे पेमेंट कर दो, ठीक है ना। यानी कि अब वो आदमी
बिल तो मेरे हाथ में, हमने माल सेल किया था, बिल हमको मिला है, ये बिल हमें उठा के उसको दे दिया, जाओ इस बिल को दे के पैसे तो मुझसे ड्राइवर से ले लेना, ठीक है। इसको कहते हैं बिल का इंडोर्समेंट करना, यानी अपना बिल जो पैसा हमको मिलना था, अब बिल हमने दे दिया उसको, सामने वाले को, थर्ड पार्टी को, वो जाके पैसा ले लेगा, पैसा उसको मिल जाएगा, यानी हमने बिल को इंडोर्समेंट कर दिया, यानी बिल को किसी थर्ड पार्टी को देना मतलब इंडोर्समेंट करना कहलाता है, ठीक है। अगला आपका है रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर, द सेलर नीड नॉट approaches the purchase think again to demand the payment because the debt payment fixed and written on the bill, यानी कि बार बार हमें फोन नहीं करना पड़ेगा कि भैया पेमेंट करना है, बस जिस दिन डेट आएगा उस दिन सीधे हम पहुंचेंगे, बिल दिखाएंगे, भैया डेट आ गया है, पेमेंट करो, डेट उस पर फिक्स लिखा हुआ था। हेल्पफुल इन प्लानिंग कैश ऑपरेशन, by the seller knows the when he would receive the money and such he can plan his cash operation accordingly, उसको पता है कि कैसे में कब मिलने वाला है, सेलर जानता है कि हमें 2 महीने या 3 महीना 1 महीना का हमने उधार माल बेचा है, तो आफ्टर फिक्स डेट ये पैसा हमको मिल जाएगा, उसकी पहले से प्लानिंग कर लेता है क्योंकि डेट फिक्स है, मिलना ही मिलना है, ये फायदा। अगला है कन्वीनियंट मीन्स ऑफ मेकिंग फॉरेन पेमेंट, bills of exchange enable the firm to receive and mark payment in the case of the foreign trade, also it avoids the trouble and risk of transmitting the foreign currency from one place to another, ठीक है बेटा। फिर है saving of money in a bill of exchange perform the function of the money by making payment through bills the money in circulation, ठीक है। अब मनी जो हमारा सर्कुलेशन में होता है, सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन उसमें हमको फायदा मिलने वाला है। कन्वीनियंस फॉर द परचेजर, जो परचेज कर रहा है उसको फायदा है, कुछ दिन के लिए उसको उधार माल मिल जाता है, आराम से वो काम कर सकता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज की इतनी सारी बातें थी। अब बिल ऑफ एक्सचेंज रिमेंबर्स अनदर ड्रॉन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कॉल्ड द प्रॉमिसरी नोट्स। देखो अब इसके सब बात शुरू होता है, हमारा आता है प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है। ये क्या होता है सर? तो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वैसे बेटा प्रॉमिसरी नोट्स भी होता है, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में परचेज सेल ड्रावर ड्रावी होते हैं, और प्रॉमिसरी नोट्स में क्या होता है कि प्रॉमिस होता है कि एक तरीके से ये प्रॉमिस है कि हमें इस पे पेमेंट करना है, ठीक है। व्हेन द परचेजर ऑफ गुड्स और डेटर्स हिमसेल्फ राइट्स notes and sign it and give to the seller of the goods, this notes called promissory note, ध्यान दिया। when the purchaser of goods or the debtors himself writes, यानी कि वहां पर ड्रावर नोट लिखता था और राइट साइन करते थे, यहाँ पर क्या है जिसको पेमेंट करना है वही लिखेगा, बोलेगा I promise to pay ₹1000 after 1 month to anyone, ये जिसका नाम पार्टी का नाम हो जाएगा। तो जो साइन कर लिया, ये प्रॉमिस किया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आई प्रॉमिस टू पे, मैं इतना पे करूंगा सीधे, ये भी क्या होगा अनकंडीशनल ही होगा। इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अ प्रॉमिसरी नोट्स इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट्स, ये लिखा हुआ एक प्रपत्र है जो कि बैंक नोट नहीं है, ये पेपर पे लिखा जाता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, देखा ना, अनकंडीशनल undertaking signed by the maker to pay the certain sum of money, ठीक है, to or the order of the certain person। अब फीचर आप क्या बता रहा है प्रॉमिसरी नोट्स के सर? लगभग सब मिलते जुलते हैं। इट मस्ट बी राइटिंग, यानी प्रॉमिसरी नोट्स में ये हुआ कि जिसको पेमेंट करना है जो वही लिखेगा, वही ड्रॉ करेगा, वही साइन भी करेगा, लिख देगा आई प्रॉमिस टू पे मिस संचिता ₹10,000, लिख के साइन कर दिया ऑन डेट, ठीक है। तो ये प्रॉमिसरी नोट हो गया, हमने प्रॉमिस किया था पेमेंट करने का, असाइन किया था, ये भी क्या होगा, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स वही होंगे कि मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी प्रॉमिस करेंगे आई प्रॉमिस टू पे, अरे क्या पे, कितना पे आपको लिखना पड़ेगा, आई प्रॉमिस टू पे इतना, 10,000 5,000 2,000 सर्टेन मनी होना चाहिए अमाउंट। मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई भी इसमें शर्त नहीं होगी, विदाउट एनी कंडीशन, बस पेमेंट करना है आपको, पेमेंट के टाइम पर कुछ भी नाटक नहीं चलेगा। द अमाउंट टू बी पेड मस्ट बी स्पेसिफाइड, ठीक है। सर अनकंडीशनल बताइए, सुनो,
अनकंडीशनल मतलब कोई भी शर्त नहीं। जैसे जब पेमेंट करने की बारी आई तो संचिता ने कहा आई विल पे, आई प्रॉमिस टू पे आफ्टर 1 मंथ टू ऐश्वर्या। अब 1 महीने बाद ऐश्वर्या पहुंची पेमेंट मांगने के लिए, तो अब ये कहेंगी नहा कराइयो, जब नहा कराओ तब पेमेंट करेंगे। ये कौन सी बात हुई, ये कौन शर्त है? यानी पेमेंट करते वक्त कोई भी शर्त नहीं होगी, कि हम घर पे पेमेंट नहीं करेंगे, तुम ऑफिस में आओ या रोड पर आओ, यहाँ आओ वहां आओ, ऐसे नहीं। बस मैच्योरिटी आई है, पेमेंट करना पड़ेगा, कोई भी शर्त नहीं रहेगी वहां पर। बस वो अपना नोट दिखाएंगे, पेमेंट करना होगा। उस समय पेमेंट करते वक्त कोई भी काम, कोई भी शर्त आप नहीं रखेंगे, इसे बोलते हैं अनकंडीशनल, सीधे आपको पेमेंट करना है। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर ऑफ प्रॉमिसर, मेकर और प्रॉमिसर जो बनाया है, जो प्रॉमिस किया वही साइन करेगा। द नेम ऑफ द पे मस्ट बी मेंशन इन इट, नाम भी क्या होगा उस पर लिखा हो किसको पे करना है। द प्रॉमिसरी नोट्स कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बेयरर, बेयर नहीं होने वाला। और इट मस्ट बी स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली ये स्टैम्प इसमें होना चाहिए। फिर अब आ रहा है आपके सामने डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। ठीक है बेटा, तो इस डिफरेंस को आप चाहे तो अभी नोट्स में भेज देंगे या यहीं से आप वीडियो बीच में पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, दो डिस्कस कर लिया हमने आपको, ये डिफरेंस जो है आप इसको नोट कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब आ रहा है आपके सामने डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस, इसके बारे में चर्चा करनी है हमको कि ड्यू डेट क्या होता है, मैच्योरिटी कब आती है, ग्रेस पीरियड क्या होता है, इन सब के बारे में हमें आपसे अब चर्चा करनी होगी। ठीक है, तो